अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज है। मैं हूं आदिल अब्बासी। आज बिलावल भुट्टो साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की सक्खर से और उसमें उन्होंने ये कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो पीटीआई और सोशल मीडिया के वज़ीर आज़म हैं और उनको सबका वज़ीर आज़म होना चाहिए था और वो मुल्क की क़यादत की अहलियत नहीं रखते थे। एक और इल्ज़ाम उन्होंने इस पर लगाया। उन्होंने कहा कि हुकूमत जवाब दे कि भारतीय जासूस को रिलीफ क्यों देना पड़ा। कुलभूषण यादव के लिए जो ऑर्डिनेंस आया है उसके ऊपर उन्होंने ये ऑब्जेक्शन किया। साथ ही जो है उन्होंने कहा कि हुकूमत आवाम की सेहत के बजाय एनएफसी और 18वीं तरमीम खत्म करने की कोशिश कर रही है। कश्मीर के ऊपर भी उन्होंने कहा कि हुकूमत का मौक़िफ़ कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है। एक तरफ उन्होंने ये बात की अपोजिशन की जानिब से जो है वो दोबारा इस्तीफों के मुतालबे सामने आए। इन तमाम मामलात पर आज हम बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। हमारे साथ मौजूद हैं फवाद चौधरी साहब, वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब सेनेटर हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। और कमर जमान कायरा साहब साबिक वजीर इत्तलात व नशरियात भी रहे, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। और इस वक्त जो है वो क्या जो है वो उन्होंने बात की वो आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले फवाद साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा। पहले तो ये है कि अमूमन ज़ाहिर है ये भी शिकायत रहती है हुकूमत को कि जी मीडिया हम पर हर वक्त तनकीद करता है। अपोजिशन को तो चलें काम ही तनकीद करना है, लेकिन मीडिया हम पर तनकीद करता है। लेकिन मैं यकीनी तौर पर आपकी मिनिस्ट्री से मुताल्लिक पहले कमेंट करना चाहूंगा, फिर आपसे जरा उसी मौजू पे आ जाएंगे जिस पे आप हुकूमतों को मीडिया से शिकायत रहती है। एक तो ये कि जो आपने अपनी मिनिस्ट्री में ज़रई ड्रोन्स और वेंटिलेटर्स उसके लिए जो स्टेप्स लिए हैं वो बड़े काबिल तहसीन है और वाकई जिस वजारत में काम हो उसको सराहना चाहिए। तो आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं इस लिहाज से कि आपकी वजारत में कुछ ना कुछ हल्ला गुल्ला लगा हुआ है, कुछ ना कुछ काम चल रहा है। दूसरा मैं जरा आपके सामने अब ये रखता हूं कि जो आज बिलावल साहब ने बात की है, उन्होंने कहा कि पीटीआई ने कुलभूषण को सहूलत फराम करने ऑर्डिनेंस पेश किया। जरा मैं वो आपको शॉर्ट भी सुनवा देता हूं, फिर इस पर कॉमेंट चाहता हूं आपका। ये कैसे मुमकिन है कि एक वजीर आजम कुलभूषण यादव के लिए ऑर्डिनेंस निकाले और कुलभूषण यादव का ये जो ऑर्डिनेंस है उसके लिए आप इजाजत भी नहीं मांगे नेशनल असेंबली, आप इजाजत नहीं मांगे सेनेट ऑफ पाकिस्तान। इससे बड़ा आई डोंट थिंक दे कैन बी अ हार्डर स्ट्रॉन्गर एक्यूजेशन अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर एंड द गवर्नमेंट ऑफ द डे। फवाद साहब, पहली बात तो ये कि बहुत शुक्रिया आपने जो है वो मिनिस्ट्री के बारे में जो कहा। कोशिश यही है कि पाकिस्तान की जो फ्यूचर है वो साइंस पर बुनियाद हो, टेक्नोलॉजी के ऊपर बुनियाद हो, और हम एक रूटीन के आलू मटर गाजर बेच के या टेक्सटाइल का करके तो हम आगे नहीं जा सकते। यही हमें इनोवेशंस लानी पड़ेंगी, इन्हीं शोबों में भी इनोवेशंस लानी पड़ेंगी और तभी आप जो है वो आगे जा सकते हैं। चले मैं एक और पॉइंट भी आपसे पूछ लूं, इसके साथ ही फिर चलें दोबारा इस डिबेट पे हम आ जाएंगे। दूसरा ये बताइएगा ये जो आपने इनिशिएटिव्स लिए हैं ये कितने हद तक इफेक्टिव हैं, ये जरा ड्रोन्स का भी बताइएगा, क्योंकि हमारी तो एक ज़ाहिर है एग्रीकल्चर पर बेस करती है हमारी सारी इकोनॉमी भी, चीजें भी। तो कितनी एक्यूरेसी कितनी है हमारे पास और कितनी क्वांटिटी है कि हम कितनी बड़ी लैंड को कवर कर सकते हैं? अभी तक हम कहां पहुंचे? ये जो ड्रोन्स हैं ये इसका जो पायलट प्रोजेक्ट अभी होगा, ये 30 ड्रोन्स के साथ जो है वो पहला पायलट प्रोजेक्ट होगा। इसमें ड्रोन्स में जो इशू है ना, जो स्प्रे है, जो जहाज़ों का साथ जो स्प्रे है वो सिर्फ बहुत बड़े खुले एरिया में होता है और फसल के ऊपर तो स्प्रे हो ही नहीं सकता। ये ड्रोन्स का फ़ायदा ये है कि इसको आप कंट्रोल होते हैं, प्रिसाइज होते हैं, फिर सर्विलेंस जो है वो होती है और उसके साथ आप जो है वो इसको इस्तेमाल करेंगे। ये तकरीबन आप समझिए कि 1 घंटे के अंदर जो 1 हेक्टर का, यानी आप समझिए कि तकरीबन 2.5 एकड़ जो है वो 1 घंटे के अंदर करता है। तो 30 ड्रोन अगर आप लगेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि तकरीबन आप समझिए 50-55 एकड़ जो है वो 1 घंटे के अंदर मुकम्मल स्प्रे हो सकता है। और दूसरा असल इसमें जो एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है और अल्लाह करे उसमें हमें कामयाबी होगी, वो ये है कि ये जो टिड्डी दल है ये जब लार्वे की स्टेज पे होता है तो फिर अगर ये डिटेक्ट हो जाए तो फिर उसको काबू पाना बड़ा आसान है। क्योंकि एक सैटेलाइट टेक्नोलॉजी जो है वो नई आई है जिसमें होता ही है कि वो जमीन के जो मॉइस्चर है उसको वो गेज करती है और उन हालात को देखा जाता है कि कहाँ पे लार्वा जो है वो हो सकता है और फिर उसको आप टारगेट करते हैं। और ड्रोन की जो चूंकि सर्विलेंस और मॉनिटरिंग है वो बहुत जबरदस्त है, तो इससे हमें एक बहुत बड़ी कामयाबी वो मिलेगी कि हम लार्वा उसका डिटेक्ट कर सके और तो टारगेटेड स्प्रे करके उसको वहीं जगह पे रोका जा सकता है। चलें जी बिलावल साहब पे आ जाते हैं। बिलावल साहब कह रहे हैं कि जी ये आपने जो है क्या किया है, ये अगर कोई और करता तो क्या होता? बिलावल साहब को चूंकि रोज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो करनी होती है,
लेकिन अनफॉर्चुनेटली बेहतर होता है वो फारूक नायक साहब से इस पर थोड़ा सा मशवरा कर लेते हैं, क्योंकि जाहिर है वो खुद लॉयर नहीं है, लेकिन नायक साहब उनको जो है कुछ बारे में बता सकते हैं। पहली बात तो यह है कि ऑर्डिनेंस की एक्सटेंशन करनी हो तो फिर इसके लिए जो है वो नेशनल असेंबली या सेनेट की अप्रूवल चाहिए होती है। जब आप ऑर्डिनेंस ला रहे होते हैं तो उसके लिए कैबिनेट की अप्रूवल चाहिए होती है, उसके लिए आपको सेनेट या नेशनल असेंबली की इजाजत जो है वो नहीं दरकार होती है। और आप लाते ही तब है जब नेशनल असेंबली और सेनेट जो है वो सेशन में नहीं होते, तो तब आप ऑर्डिनेंस। लेकिन उसके बाद तो हुआ ना जी सेशन, उसके बाद सेशन भी हुआ, फिर उसके बाद उस पर कोई बात ही नहीं हुई। नहीं, वो तो जब मुद्दत पूरी होगी ऑर्डिनेंस की तो उस वक्त लाया जाएगा, और उस वक्त जाहिर है अगर हुकूमत चाहेगी तो उसको जो है वो एक्सटेंशन देगी, अगर नहीं एक्सटेंशन देगी तो वो खत्म हो जाएगा। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इसमें ये जो कुलभूषण जाधव से मुतालिक जो ऑर्डिनेंस लाया गया है, ये उस फैसले का हिस्सा है जो जिनेवा में जब ये अदालत ने दिया था, और ये ऑर्डिनेंस शेप अप करता है उसी फैसले जहाँ पे ये कहा गया था, पाकिस्तान को हदायत की गई थी कि वो जो रिव्यू है, सिविल रिव्यू जो है वो प्रोवाइड करे इस तरह के जासूसों के केस में। तो वो उस जो अदालती हुक्म है उसके मुताबिक जो है वो ऑर्डिनेंस जो है वो लाया। ठीक, बट वो ये कहते हैं कि जी अगर ये कोई अगर इस किस्म का ऑर्डिनेंस हम लाते तो हमारा जीना आप हराम कर देते, और ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत थी तो हुकूमत ऑपोजिशन को, अवाम को ऑन बोर्ड तो लेती। ये तो पहले इतना सस्पेशियस सा मामला है, इस पे जाहिर है तहफुजात होते ही हैं। और पिछली हुकूमत जो है वो यहां तक यानी इल्जाम सहती रही कि जब आप लोग ऑपोजिशन में थे तो किसी भी, आप कहते थे वो तो नाम ही नहीं लेते कुलभूषण यादव का। तो इस किस्म की अगर चीजें होंगी तो ऑपोजिशन ये पूछने में हक बजानिब तो है कि इतना खामोशी से करने की क्या जरूरत थी। नहीं, लेकिन मुझे बताइए कि जब कुलभूषण जाधव का फैसला आया है उसके बाद उसके ऊपर बहस आपके ख्याल में नहीं हुई? नहीं, बहस तो हुई है, लेकिन इस वक्त जो तीसरा काउंसलर एक्सेस दिया है तो अगर इसमें ऑपोजिशन को बता दिया जाता तो इसमें क्या बुराई? अपोजिशन को बताते कि हमने काउंसलर एक्सेस देना है, ये अपोजिशन से पूछ के देना चाहिए था। नहीं, ये लेकिन वो ये सस्पेक्ट कर रहे हैं कि आप ऑर्डिनेंस लाएं, उसके बाद सेशन हुआ है, सेशन में भी इसके ऊपर बात नहीं की ना आपने। सही है। नहीं, आगे बादशाह मैं आपको फ्रेम कर देता हूँ प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि फैसले किसी ने नहीं पढ़ा। हमारी अपोजिशन का यही तो पाकिस्तान का अलमिया है। हमारी अपोजिशन का और जो सीरियस डिबेट होती है उसमें से पहले हम पढ़ने की तो जहमत ही नहीं करते हैं, क्योंकि जो ऑर्डिनेंस आया है, जैसे मैंने आपको अर्ज किया है, जो एग्जैक्ट उस फैसले के अंदर जो पाकिस्तान के लिए कहा गया है उसके मुताबिक ऑर्डिनेंस बना है, और उसके ऊपर पूरी घंटों डिबेट हो चुकी है, पूरी स्पेशल ट्रांसमिशन से नहीं है। ठीक है, तो अब आप जरूरी नहीं समझते कि बार बार काउंसलर एक्सेस दें, तो ऑपोजिशन को बताना चाहिए। और नहीं, जरूरी की बात नहीं है, बताने का तो है ही नहीं है, इट्स नॉट प्रेरोगेटिव। लेकिन देखें केस सेंसिटिव है ना। चले मैं ये सवाल ऑपोजिशन के सामने रख देता हूं, बजाय मैं आपसे डिबेट करूं, मैं ऑपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू सामने रख देता हूं। जी, क्या कह रहे हैं? मैंने कहा इससे तो फिर आप प्रोग्राम कर लेते पहले इसके ऊपर कि ये उसने किया है, उन्होंने किया है, हमें अमल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन इसमें बहुत डिबेट हुई है, आपको याद नहीं रही। जी मुसद्दिक मलिक साहब, सेशन होता है, सेशन के ऊपर ऑपोजिशन के तहफुजात हैं कि इसमें बात नहीं की गई, ऑर्डिनेंस लाया गया। सर इसका तो अभी 3 दिन शायद रहते हैं, 2 दिन। वो कहते हैं जी बहुत पहले बहुत हो चुकी है, माजरत के साथ फवाद चौधरी साहब, बात हो चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपकी ऑपोजिशन अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है अगर आप बता दें ऑपोजिशन को कि हम ये काउंसलर एक्सेस दे रहे हैं। अपोजिशन पढ़ा करे जनाब, पढ़ा करे भाई, पढ़ते क्यों नहीं है आप लोग मुसद्दिक मलिक साहब? और आपके एहसान इकबाल साहब ने भी ट्वीट में कहा है कि अगर ये हमने किया होता तो न जाने इस हुकूमत ने हमारे साथ, इन लोगों ने हमारे साथ क्या क्या कर देना था। नहीं, तो इसमें है क्या, मुझे समझ नहीं है इस पे इतना क्या प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है भाई, मसला क्या है आप लोगों? देखिए, बात ये है कि पहले तो इसको एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखें। आपको वो याद है ना, जब मुबारकबाद की दी थी इमरान खान साहब ने मोदी साहब को जब वो इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे, और आपको ये भी याद होगा कि इन्होंने कहा था कि कश्मीर का हल जो है वो सिर्फ मोदी साहब कर सकते हैं। वो हो गया हल जो ये करना चाह रहे थे कश्मीर का। जी सर, अपने हिसाब से तो उन्होंने निकाल लिया हल, और आगे बढ़ गए वो। जी बिल्कुल बिल्कुल, खान साहब के भी हिसाब से लगता है निकाल लिया उन्होंने। फिर आपको याद होगा कि जब हम बड़ा ले दे कर रहे थे, जब कश्मीर वाला मामला हुआ, तो आपको याद है असेंबली के अंदर कितनी ले दे हुई थी, और ये तो उन शिकों का नाम भी नहीं डालना चाहते थे रेजोल्यूशन के अंदर। और मैंने कई प्रोग्राम्स के अंदर बताया कि बिहाइंड द कर्टन क्या डिस्कशन हो रही थी, और हुकूमत की तरफ से हमें क्या कहा जा रहा था कि वो शिकें जिनके तहत कश्मीर को एनेक्स किया गया है उनका जिक्र भी ना किया जाए, सिर्फ एक लार्जर कॉन्डेमनेशन करना चाहते थे, सिर्फ दैट्स इट,
कि जो उन्होंने दखल अंदाजी की है पाकिस्तान के अंदर उसके ऊपर हम एहतजाज कर रहे हैं। खैर, इसको भी आप छोड़ दें। फिर हमने इनको बोला कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके हकूक़ को ज़रूर आगे बढ़ाएं। आपने अगर करतारपुर का काम करना है तो ज़रूर करें, मगर वक्त देखें, ज़रा देखिए कि हमारी बच्चियों के साथ कश्मीर में क्या हो रहा है, और ज़रा वो वक्त की मुनासबत और सेंसिटिविटी के साथ ज़रा गौर करें और इस मुकदमे को आगे बढ़ाएं। इन्होंने वो भी नहीं किया। वहाँ पे हमारी बच्चियाँ जो हैं उनके साथ जो भी उनकी चादरें खींच रहे थे, जो भी वहाँ पे हो रहा था, जैसे हमारे बच्चों को गोलियां मारी जा रही थी वो हो रहा था। यहाँ से अभी नंदन साहब वापस जा रहे थे, उसको भी आप छोड़ दें अब सारी बातों को। तो अब आप मुझे ये बताएं कि ये जो ऑर्डिनेंस आया है, ये मेरे भाई खुद वकील हैं, ऑर्डिनेंस की प्रोविज़न इस वजह से रखी गई है कि अगर असेंबली सेशन में ना हो, ऑर्डिनेंस दोबारा मैं बता दूं, प्रोविज़न इस वजह से इंट्रोड्यूस की जाती है कि अगर असेंबली सेशन के अंदर ना हो तो आप एक ऑर्डिनेंस सामने ले आएँ, और जैसे ही असेंबली सेशन में आती है अगर आप कुछ छिपा नहीं रहे तो फिर आप वो असेंबली के सामने रख दें, क्योंकि कानून तो असेंबली ने पास करना है। अब अगर आप छुप के कोई ऐसी उनको रिलीफ देना चाहते हैं, जिस मर्जी कानून के हवाले से हो, इंटरनेशनल हो, किसी फैसले के हवाले से हो, अगर बात सच्ची है तो आप बिल्कुल हमारे सामने रख दें, हमें डिबेट करने दें, असेंबली के अंदर कानून साजी करने दें, उस कानून के तहत जो फैसला हो उसके मुताबिक आपने एक्सेस देना है। अगर हमारे मुल्क की इंटरनेशनल कानून तो है, लेकिन हमारे मुल्क में भी तो कानून साजी होती है, तो उसकी मुताबिकत से आगे बढ़ें। ना सिर्फ आपने खामोशी से ये एक ऑर्डिनेंस पास किया, बल्कि आप कंटिन्यूस सेशन के अंदर हैं, सेनेट भी और असेंबली भी, आपने वो ऑर्डिनेंस ले ही नहीं किया। तो आप क्या कर रहे हैं? आप इंतज़ार कर रहे हैं कि वो 90 दिन या 120 दिन गुजर जाएं, और जिस दिन असेंबली ख़त्म हो उस दिन आप एक और ऑर्डिनेंस पास करें, फिर एक और ऑर्डिनेंस पास करें, इवेंचुअली हम बहुत आहो फुका करें या आप कोई टेलीविज़न प्रोग्राम करें, तो फिर वो असेंबली के अंदर रखा जाए। उतनी देर में जो अभिनंदन को एक्सेस देने हैं वो बगैर असेंबली की प्रोटेक्शन के, बगैर डिबेट के, बगैर कानून के, ऑर्डिनेंस के जरिए। जी, अभिनंदन तो जा चुका है, कुलभूषण की बात हो रही थी, लेकिन नहीं अभिनंदन नहीं, सॉरी, चले आप जरा, नहीं मैं अभिनंदन की नहीं बात कर, आगे बढ़ते हैं। जी, अभिनंदन की बात नहीं कर रहा, मैं माफी चाहता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ ऑर्डिनेंस के हवाले से कह रहा हूँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये नहीं है मुनासिब तरीका, ना ऑर्डिनेंस की ये स्पिरिट है, और ना इस तरह जब इसको आप बड़े तनाजुर में देखें तो हुकूमत को ऐसे नहीं कहना चाहिए। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। जरा राना सनाउल्लाह साहब, मुस्लिम लीग नून इस्तीफा भी मांग रही है वज़ीर आज़म, जरा सुनवाइएगा जी। सिविल एविएशन का भट्ठा बैठा दिया, पीआईए को दफन कर दिया, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हुई। पाकिस्तान के इंजीनियर्स और पायलट जो है वो काम कर रहे थे, उन सबको जो है वो एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ा। अपोजिशन ने मुश्तरका तौर पे मुतालबा किया वजीरे हवाबाजी और वजीर आजम जो है वो मुस्तफ़ी हों, और इस जिम्मेदारी को जो है वो कबूल करें कि उनकी इस जो है वो इंतकामी और नफरत पे मबनी सोच की वजह से जो है वो पाकिस्तान को कितनी बदनामी का और कितने नुकसान का जो है वो सामना जो है वो करना पड़ा। फवाद चौधरी साहब, इस्तीफे तो छोड़े हैं, यहाँ पर डिमांड की जाती है, ना कोई देता है ना कोई ले सकता है, मगर ये बताइए कोई है डिस्कशन है कि हाँ ये मिस हैंडल हुआ है मसला हमसे? जब सिविल एविएशन ने भी बताया कि क्या स्टेटस है पायलट्स का, डिग्रीज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, जिस तरह गुलाम सरवर साहब ने कहा कि 262 फिर वो खिसकते आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई, कुछ है कि यार गलत हैंडल हो गया है, जरा तरीके से हैंडल किया जा सकता था? कोई रियलाइजेशन है कि इससे कोई नुकसान भी हुआ है? एक मिनट पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये अभी जो ऑर्डिनेंस के ऊपर आर्टिकल 89 जो डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब ने एक्सप्लेन किया है, ये बिल्कुल गलत एक्सप्लेन किया है। तो मैं डॉक्टर साहब से यही कहूंगा कि आप आर्टिकल 89 दोबारा पढ़ लीजिएगा, मैं बोर नहीं करना चाहता लोगों को। ये बिल्कुल ये नहीं है जिस तरीके से आपने बयान किया है कि ये, और ये बिल्कुल ये है कि ऑर्डिनेंस के जरिए चला दें चौधरी साहब हुकूमत, आप पार्लियामान को डिसॉल्व कर दें। आपको किस लिए चाहिए पार्लियामान? जब आपके पास ऑर्डिनेंस की प्रोविजन है तो चलाएं हुकूमत ऑर्डिनेंस के जरिए, एक दिन में 20-20 ऑर्डिनेंसेस ले आए। डॉक्टर साहब वैसे मैं आपको बता दूं कि 5 साल में सैकड़ों, मेरा ख्याल 700 से ज्यादा ऑर्डिनेंस आपने जारी किए थे, और इसकी वक्त जो रेशो है वो माजी के मुकाबले में सबसे कम है इस हुकूमत में, जस्ट फॉर द रिकॉर्ड। लेकिन सर आप चौधरी साहब, आप ऑर्डिनेंस, आप पिछली हुकूमत से ऑर्डिनेंस का मुकाबला, मैं जरा मुतफिक मलिक साहब, आप चौधरी साहब पिछली हुकूमत से ऑर्डिनेंस का मुकाबला करने तो नहीं आए थे, आप तो रिफॉर्म्स करने आए थे, आप तो जो है वो पार्लियामान की बालादस्ती पर यकीन लेकर आए थे। वजीर आजम पार्लियामेंट नहीं आते ये एतराज करके आए थे, खुद अब ये वजीर आजम भी पार्लियामेंट खाली जाते हैं,
नहीं कंपैरिजन अगर आप इनसे कर रहे हैं तो आपका मुकाबला इनसे शुरू हो गया तो फिर अल्लाह खैर ही करे। नहीं, ये बात आपकी ठीक है, इनसे कंपैरिजन करना तो अपनी तौहीन कराने के मुतरादिफ है, मैं आपसे एग्री करता हूं। आगे चलते हैं। अभी करवाई आपने। अभी जो अब आप बताइएगा, सॉरी जरा अपना सवाल। पायलट सर, पायलट्स कोई है सेकंड थॉट के गलत हो गया, मिस हैंडल किया है, नुकसान हो गया, एयरलाइन को भी बंद करना पड़ा। जी तो देखिए, इसमें तो दो पॉइंट ऑफ व्यूज है। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि देखिए, आपका एक निज़ाम खराब है, उस निज़ाम को उसको मान के कि निज़ाम खराब है, इस्लाह नहीं हो सकती। आपने माना है, आपने इस्लाह की है और आपने ज़बरदस्त तरीके से जो आपकी गलतियां थी वो एडमिट की हैं। आपने कहा 450 हमारा जो पायलट था वो बिल्कुल सही है, उसका लाइसेंस ठीक है। 237 के करीब जो पायलट हैं उनके डिग्रीज जो है वो मशकूक हैं, और ये सारी वो डिग्रीज हैं जो 2010 और 2018 के दरमियान दी गई। अब अगर मुसद्दिक मलिक साहब हों या राना सनाउल्लाह साहब हों या कोई और हो जो ये समझता है कि ये सारे जो मामलात हैं इनको हम कारपेट के अंदर ही रखें और इसके ऊपर बात भी ना करें और इसको सलाह भी ना करें, ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये नहीं है। हम कहते हैं कि नहीं, गलत इन्होंने, और ये एक्चुअली हुआ क्या, ये हुआ यही है कि जो इन्होंने भर्तियां की सिविल एविएशन में, PIA में, PTV में, स्टील मिल्स में और खसूसन पीपल्स पार्टी के दौर में जो जिस तरीके से आपने खिलवाड़ किया, खुर्शीद शाह की कमेटी बना करके बैक से सारे लोगों को बहाल किया गया, उसने तमाम सिविल इदारों की तो कमर ही तोड़ दी और अभी तक हम उसी में जो है वो उलझे हुए हैं, क्योंकि सिविल इदारों को जो है वो सस्टेन करना ही मुश्किल हुआ है। तो ये एक बात ये है कि आपने अपनी गलती माननी है, मान के उसमें करेक्शन करनी है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि नहीं, आपको कहना ही नहीं चाहिए था, फ्रॉड चल रहा था, चलते रहते, हम तो अच्छा खासे चल रहे थे। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, हम पहले के हामी है, ये दूसरे के हामी। अच्छा, पहले के हामी होने के साथ मुझे ये बताएं, 262 में से कितने पायलट्स की डिग्रीज इस वक्त जाली हैं? क्या है आपके पास रिकॉर्ड? देखिए ना, 28 तो वो है जो डिसमिस हो गए, और है जिनको जो है वो अब शोकॉज नोटिस जो है वो दे दिया गया है। उसके अलावा जो तो बाकी 70 पायलट्स के ऊपर आप 1000 पायलट्स को सस्पिशियस बना बैठे थे पूरे दुनिया में। 1000 पायलट कैसे सस्पिशियस हुए? सर, जब आपने कहा कि 262 पायलट थे तो पूरी दुनिया ने तो आपके सारे पायलट्स की डिग्रियां चेक करना शुरू कर दी, आपको नोटिस भेजे, पूरी दुनिया ने बंद करना शुरू कर दिया, PIA के पायलट्स को रोक दिया, सारे सस्पिशियस हो गए ना भाई। आपके ख्याल में आप तो फिर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू के हामी है ना, कि जो चल रहा था उसी तरह चलते रहना चाहिए। सर, इस वक्त ये छोड़ देना मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू का हामी हूं, मुझे इस सवाल का जवाब दे दें कि 262 में अगर 60 लोग थे और 60 के पीछे आपने 262 बिठा दिए, बल्कि पूरी एयरलाइन ही सस्पिशियस करा दी पायलट्स की, तो उस पर सेकंड थॉट तो हो सकती है ना कि वाकई में हैंडल किया हमने। नहीं, पहली बात तो ये है कि 700 में से 262 जो डिग्रियां थी वो सस्पिशियस थी। दूसरी बात ये है, आप एक पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे ना, या आप इसको माने कि हमें अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि पहले फॉरेंसिक करा के अच्छी तहकीकात करा के आप 70 क्या 170 को फारिग कर देते, बजाय इसके ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आप ये बात कहते कि 262 पायलट जो है उनकी डिग्रीज जो है वो फेक हैं, और फिर ना सिविल एविएशन को ये बात पता, ना PIA के तर्जुमान को ये बात पता थी, और वो सब ढूंढते रहे कि वो 262 पायलट हैं कौन से। मैं अपनी राय का आपसे इजहार कर देता हूं, आपकी रिफॉर्म्स अकाउंटेबिलिटी से इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन मिस हैंडलिंग पर तो सवाल उठाया जा सकता है ना जहां पना। सही है। आप इसको जरा अपनी तस्दीक कर लीजिए मालूमात पे। पहली बात तो यह है कि 262 लोगों के बारे में ही कहा गया था कि इनकी जो डिग्रीज हैं उनकी वेरिफिकेशन जो है वो की जा रही है। जो 104 लोग बाहर के थे उनकी वेरिफिकेशन होगी, सारे के सारे सही निकले, वो चले गए। 450 पाकिस्तान के अंदर थे, उनकी वेरिफिकेशन हो गई, वो सारे के सारे सही निकले। अब ये जो 262 हैं, इनमें से जो 76 हैं जिनके बारे में और उनकी डिसमिसल प्रोसीडिंग्स भी हो चुकी हैं, बाकी हैं जिनकी अल्टीमेट जो इंक्वायरी है वो आखिरी स्टेज के ऊपर है। अब इसमें जो मैं जिस तरह से पहले अर्ज किया, अगर तो जिस तरह मुशाहिदुल्लाह जो साहब हैं, जो एक बहुत बड़े माशाल्लाह सिविल एविएशन के माहिर हैं, जिन्होंने अपना पूरा खानदान, अपना खानदान का खानदान, उनके हमसाए, पूरा मोहल्ला चल के सिविल एविएशन में जो है वो भर्ती हो गया, वो फरमाते हैं कि जाली डिग्रियों के ऊपर तो लोगों को निकालना ही नहीं चाहिए, इनको आप जो है वो पैसे कम दे लें। ओके, चले ठीक। हालांकि मुशाहिदुल्लाह साहब ने भी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस गालिबन ये बात कह दी है कि आप साबित करें मेरे कितने रिश्तेदार हैं। यकीनन साबित करना चाहिए गवर्नमेंट को अगर उन्होंने रिश्तेदार भरे। कायरा साहब, हुकूमत एक मिनट हाँ साबित क्या करें, वो तो लिस्ट दे चुके हैं सेनेट में, जो सिविल एविएशन में उनके तो 2 भाई, एक सगा भाई बर्मिंघम में था अपना ये जो होता है एयरपोर्ट हेड, एक दूसरा पेरिस में था, उसके अलावा भी बाकी बात 11 के 11 सबकी लिस्ट है, उसमें कौन सा झूठ है। ऑल राइट, कायरा साहब वो कहते हैं कि एयरलाइन का भट्टा तो पिछली 2 हुकूमतों ने बिठाया था, हमने तो सिर्फ वहां पर अब अकाउंटेबिलिटी शुरू की है
और पीपल्स पार्टी ने 2010 में जो दोबारा से भर्ती किया लोगों को जो निकाले गए थे, उसने तो बिल्कुल कमर तोड़ के रख दी है। तो पीपल्स पार्टी कैसे तनकीद कर सकती है हमारे सारे प्रोसेस के ऊपर? पाया फवाद चौधरी PIA के अंदर यकीनन बहुत अरसे से डिके हो रहा था। हमारे दौर में भी ये नुकसान में रही, मुस्लिम लीग के दौर में भी, आज भी। ये कुछ दौर हमारा वो था जिसमें ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आ गई, फिर मुस्लिम लीग के दौर में भी कुछ ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आई। हमारे दौर में भी जो पिछला एक्यूमुलेटेड लॉस था इसका, या इसकी जो लायबिलिटीज थी, अगर उनको पे ऑफ करने की बात न की जाती तो जो करंट बिजनेस था वो प्रॉफिट में था। प्रॉब्लम ये हुआ कि एयरलाइन के पास जहाज कम होते गए, बुनियादी तौर पर इशू नए जहाज देना था, वो उसके वसाइल अवेलेबल नहीं रहे। लेकिन गुजारिश है जी कि अगर स्टाफ ओवर स्टाफ हो गया तो क्या इस दौर में आके PIA में नई भर्तियां नहीं की गई? अगर ओवर स्टाफ PIA को कर दिया गया था हमारे दौर में तो मुस्लिम लीग को नहीं करनी चाहिए थी। इनके दौर में तो बिल्कुल ही भर्ती नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि मुस्लिम लीग ने भी आके फिर गलत बात इनके ख्याल के मुताबिक कर दी। तो ये जो ख्याल है ना कि नहीं ये तो कुछ है ही नहीं, कोई मसला ही नहीं, बस ये सारे खराब पिछले कर गए हैं। तो भाई हम नहीं कह रहे, खाली मीडिया कह रहा है, दुनिया कह रही है। और अभी जो पायलट का इशू आया है, पायलट के इशू का तो तरीकाकार यही है ना कि एक मकान बना, उस मकान का पता चला जी कि इसकी एक दीवार जो है ना वो जरा टेढ़ी है। अब उस दीवार को अगर सपोर्ट दे के ऊपर और दीवार जो है वो नई तामीर कर ली जाए तो ये घर ठीक है। एक तरीका कार ये है कि हाँ उस दीवार को रिपेयर कर लिया जाए, ठीक कर लिया जाए और बाकी मकान ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि सारे मकान को गिरा दो और रिकंस्ट्रक्ट कर लो। दोनों ही तरीके ठीक होंगे। लेकिन क्या दुनिया उस तरीके को मुनासिब कहेगी कि आप डिमोलिश करके घर बनाएं या आप जो मुतलका दीवार है उसको ठीक कर? वैसे ऑन अ लाइटर नोट कह रहा साहब, KPK में कहते हैं कि अगर दूसरे की मुर्गी मारने के लिए अपनी दीवार भी गिरानी पड़े तो गिरा दो। तो उन्हें ये पता चला कि ऑपोजिशन के भर्ती किए हुए लोग हैं, उन्होंने पूरी दीवार गिरा दी। सवाल ये है कि एक रैशनल असली दलील है। तो इसी तरह PIA में अगर कुछ लोगों की भर्तियों के बारे में आपको डाउट था कि जी उनके लाइसेंस, पहली बात तो यह है कि लाइसेंस जाली नहीं हुए हैं। लाइसेंसों के ऊपर किसी के एतराज है कि इसका जो फलां जगह पे इससे 6 महीने बाद टेस्ट देना था, उस दिन ये क्लाइंट पे था कि नहीं था। वो कहता है जी मुझे सिस्टम अलाउ करता है, लॉ अलाउ करता है और मेरा लाइसेंस दुरुस्त है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाके जितने पायलट के खिलाफ एक्शन किया कि वो सारे बहाल हुए अल्टीमेटली। अब आप ये काम भी कर सकते थे कि आप आराम से चुप करके उनकी डिग्रियां तो आपके पास थी ना, उनके लाइसेंसेस तो आपके पास, सिविलाइजेशन आपका इदारा था, आप उस इदारे से वेरिफिकेशन कराते और जो लोग गलत थे उनको उनके खिलाफ एक्शन करते, उनको निकाल के बाहर फेंकते। वो नहीं किया, बल्कि आपने पहले आके नारा मारा, डंडा मारा सर पे, ओ हमने पकड़ लिया, चोर पकड़ लिया, प्लान कर लिया, अपना शेर आया। पता चला कि जी वो तो कुछ भी नहीं है। और अगर ये कोई इशू ही नहीं, फर्ज करेंगे बिल्कुल सही किया गया है, तो फिर सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है उसके चेयरमैन जो मुख्तलिफ मुल्कों को खत लिख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो खत दुरुस्त है या इनका एक्शन दुरुस्त है? मैं जरा इसका जवाब ले लूं फवाद चौधरी साहब से, फिर मैंने आगे ब्रेक भी लेनी है। फवाद साहब 1 मिनट जरा, इस 1 मिनट में इसका जवाब दीजिएगा, फिर मैंने ब्रेक लेनी। देखिए बिल्कुल वही मुशाहिदुल्लाह साहब वाला आर्गूमेंट है कायरा साहब का। वो कहते हैं यार उन्हें जहाज तो चलाना आता है ना, क्या हो गया अगर उनके पास डिग्री नहीं है या उनके पास एग्जाम नहीं है? ये तो देखिए एक पॉइंट ऑफ व्यू है। आप कायरा साहब के साथ एग्री कर लेंगे, ठीक है यार उन्होंने जहाज तो चलाना आता है ना, उन्हें कोई बात नहीं अगर वो पर्चे में पास नहीं हो सके। लेकिन असूलन जो बात है वो ये है कि उन्होंने, देखिए हुआ क्या, जो रिकॉर्ड शो कर रहा है कि बंदा जो है वो फ्लाइट के ऊपर है जद्दा के ऊपर और पर्चा उसका यहाँ पे हो रहा है, बंदा जो है वो यूके की फ्लाइट के ऊपर है, पर्चा उसका यहाँ पे हो गया। तो अगर तो ये बात सही है तो इसको करना है, तो फिर इसके ऊपर तो देखिए ये तो आपकी पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू उससे मुख्तलिफ है। मैं बिल्कुल नहीं ये कह रहा और मैं इसकी वजाहत करूंगा। और उसमें जो है कायरा साहब ने जो कहानी सुनाई है कि हमने वो दीवार टेढ़ी हो गई है या ये घर दीवार नहीं है। सिंपल आपने कहना है कि आप कहते हैं कि अगर पायलट ने अपनी जगह किसी और को बिठा के पर्चा दे लिया है तो कोई बात नहीं, है छोटा सा जुर्म है, या आप कहेंगे उसके ऊपर कार्रवाई करें। फवाद साहब
मैं कायरा साहब की भी राय इसके ऊपर दोबारा ले लेते हैं। वो कहते हैं मैंने ये नहीं कहा, लेकिन बात बहस यहां पर यह भी है कि अगर नंबर सिर्फ 70 और 80 है और आप आउट ऑफ 870 80 को पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर एट स्टेक लगा दें तो अगर जी बात ये तीसरी दफा आप ये बात कर रहे हैं और मुझे नहीं पता आप ये कैसे बात कर रहे हैं। 262 का नंबर है, आप कह रहे हैं कि नहीं, आप वो बात कर रहे हैं। सर अभी तक आपने कितने सस्पेंड किए हैं पायलट्स? का करना है। नहीं 70 तो वो लोग हैं ना जिनके ऊपर इंक्वायरीज ही मुकम्मल हो गई हैं। असल फिगर तो 262 की है ना। तो ये सिविल एविएशन क्या कह रही है? तो सिविल एविएशन ने क्या कहा, उन्होंने कहा जो 104 आदमी बाहर काम करता था उनकी हमने सारी डिग्रियां वेरीफाई की हैं, वो बिल्कुल सही है। ओके ठीक है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। फवाद चौधरी साहब, जरा ये सिविल एविएशन का जो लेटर है उसके अंदर जो पॉइंट 4 है उस पर लिखा हुआ है, इट इज इंपॉर्टेंट टू क्लैरिफाई दैट ऑल सीपीएल एटीपीएल पायलट लाइसेंसेस इशूड बाय द पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी are genuine and validly issued. None of the pilot licenses are fake. Rather, the matter has been misconstrued and incorrectly highlighted in the media/social media. क्या कहेंगे आप? मुझे आवाज नहीं आ रही फवाद चौधरी साहब, आपका माइक गालिबन म्यूट है। फवाद चौधरी साहब अगर आपको मेरी आवाज इन्होंने जो लेटर लिखा है वो कॉन्टेक्स्ट में लिखा है। दो हिस्से हैं। एक हिस्सा ये है कि जो पेपर्स दे रहे थे वो पेपर्स में बेकायदगियां थी और वो आपके सामने आ गई, और दूसरा हिस्सा है कि क्या ये लाइसेंस जो थे ये सिविल एविएशन के जारी करता थे या नहीं जारी करता थे। उन्होंने कहा कि नहीं, ये सिविल एविएशन के जारी करता थे, इन लाइसेंसेस का इशू नहीं है। द इशू इज विद द एग्जामिनेशन दिया गया है जो उसके साथ इशू है, नॉट विद द लाइसेंसेस। सो इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने लेटर लिखा है, नॉट रियली वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल जो कॉन्टेक्स्ट है उसके। ठीक, कायरा साहब मौजूद है फोन पे? जी कायरा साहब, आप ब्रेक से पहले कोई बात करना चाह रहे थे। कायरा साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? अजहर साहब आपकी आवाज मदम हो जाती है। जी, अब बेहतर है? जी आप फरमाइए। जी, आप ब्रेक से पहले कुछ बात कर रहे थे, फवाद चौधरी साहब को कोई जवाब आप देना चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर ये नैरेटिव है आपका। फवाद साहब को क्या जवाब दिया जाए, फवाद साहब के हिसाब से तो सब कुछ सही थी और कहानी है, उनके पास ये कहानी है। कायरा साहब माजरत, लेकिन ये वाहिद वजीर हैं जिनके हिसाब से सब ठीक नहीं है और अगले 5-6 महीने ठीक नहीं है। मेरे पास ये कहानी है, उनके पास ये कहानी है, उनके पास जो कहानी है उसके मुताबिक सब अच्छा है और माजी करीब या माजी करीब में खराब था। मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अवाम कह रहे हैं आज सारा कुछ खराब है, कहानी का पता नहीं क्या बनना, किसकी कहानी दुरुस्त और खराब। अर्ज ये है कि हम तो सिंपल ये कह रहे, मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि अगर किसी बंदे को अनपढ़ आदमी को उठा के जहाज चलाने पर लगा दिया जाए जो चलाना आ जाए उसकी। मैंने कहा कि उसके अंदर बहुत सारे पायलट्स ने माजी में भी अभी वो हाई कोर्टों में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, तो यही इल्जाम थे, उन्होंने साबित किया कि हम उस दिन फर्ज करें मेरा फ्लाइंग डे है और मैं उस दिन स्टैंड बाई पे हूँ। एक इंटरप्रिटेशन ये की गई कि स्टैंड बाई के दौरान आप अपना जो इम्तिहान दे सकते हैं दूसरे का नहीं दे सकते। पायलट कहते हैं कि हम दे सकते हैं लॉ के मुताबिक स्टैंड बाई अरेंजमेंट में। यदि मैं हूँ यही कराची में बट आई एम गोइंग टू फ्लाई फॉर लंदन, उसी दिन अगले 24 घंटे के अंदर तो मैं ऑन ड्यूटी हूँ, लेकिन टेक्निकली ऑन ड्यूटी हूँ, फिजिकली ऑन ड्यूटी नहीं हूँ। तो ये जो सूरत हाल है इसके अंदर लोगों ने उसकी वजाहतों को तस्लीम किया गया और इसीलिए आपके डीजी जो है वो आज दुनिया को लिख के कह रहे हैं जनाब हमारा मकसद ये नहीं था, इस तरह नहीं था, बल्कि हमसे गलती हुई। ये मैं तो नहीं कह रहा ना, ये तो डीजी सिविल एविएशन कह रहे हैं, हुकूमत के लोग हैं वो कह रहे हैं। तो अगर मेरी कहानी में कोई खराबी है तो वो कहानी दुरुस्त है, वो डीजी साहब की वो सुना दीजिए कौम को, ताकि शायद कौम को बेहतर खबर मिल जाए। इसी तरह आप पहले ऑर्डिनेंस का जिक्र कर रहे हैं, अब ऑर्डिनेंस अगर तो 15 दिन के अंदर अंदर ये जब भी सेशन शुरू होता है, जब भी ऑर्डिनेंस पेश गवर्नमेंट करती है, लेजिस्लेशन का तरीकाकार है। पहली बात तो यह है कि माजी की हुकूमतों से कंपेयर क्या करना, क्योंकि लेजिस्लेशन तो आप करते हैं रेगुलरली असेंबली के जरिए, अगर असेंबलीज इन सेशन ना हो तो आप ये सहारा ले लेते हैं। तो आपने तो भाई असेंबली में लेजिस्लेशन की नहीं, यहाँ पे वो कौन से तरीका था। ऑर्डिनेंस भी आप कह रहे हैं हमने काम किए, लेजिस्लेशन भी आपने काम किया, तो आपने काम क्या किया। अब सवाल ये है कि वो ऑर्डिनेंस जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, क्या हुकूमत
कानून के मुताबिक, रूल के मुताबिक उसको असेंबली में ले करने की पाबंदी थी कि नहीं, सेनेट में ले करने की पाबंदी थी कि नहीं, क्या दो सेशन दोनों के सेनेट और कौमी असेंबली के उसके बाद हुए कि नहीं? अगर हुए, और हमारा एक अपना मौक़िफ़ है कि आपने वहां पे असेंबली में सेशन वो रेजोल्यूशन पेश नहीं किया, सेनेट में नहीं किया, तो क्या हम कोई गैर कानूनी मुतालबा कर रहे हैं? क्या हमारी ऑब्जर्वेशन ये है कि आपको कोई जरूरत नहीं, मैंने कहानी कर दी है और चौधरी फवाद साहब ने मुझे कुरान से कोई लफ्ज पढ़ के सुना दिए हैं कि ये आयत है, ये हदीस है, क्योंकि ये बिल्कुल दुरुस्त है। तो भाई हम तो वो बात कह रहे हैं जो आईन और कानून कह रहा है। ओके। और उसपे उसका बेनिफिशियरी कौन हो सकता है वो भी आप बता फरमा दें कि वो उसकी कहानी क्या है, आपके पास क्या कहानी है कि उसका बेनिफिशियरी हमारी दानिश में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर जाके या तो वो लोग होंगे। पहली बात तो यह है कि उसका बेनिफिशियरी वो होगा जो कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके बेनिफिट लेना चाहेगा, जो मैं समझाऊं, मैं कानून ठीक है कारन साहब, ये पॉइंट आप गया मैं जरा मुसद्दिक मलिक साहब, छोटा सा आदिल, जी आदिल छोटा सा, मेरा आपका डिस्प्यूट हो, पाकिस्तानी कानून के मुताबिक मुकदमा हो, तो हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नहीं जा सकते, न जाना है। वो मुकदमा जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फरीक है लेकिन कोई गैर मुल्की शहरी है या किसी गैर मुल्की कंपनी या शहरी से आपका मुआहदा है, तो फिर आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ जाएंगे ना, फिर उसके लिए आप जारी करेंगे, कोई कानून बनाएंगे, तो वो बता दीजिए कि आपने किसके लिए बनाया। ठीक, चाहिए मुसद्दिक मलिक साहब, ये जरा क्योंकि हम टॉपिक आगे बढ़ गए थे, मैं जरा इसको दोबारा से वो आपके सामने रखता हूँ। जो पायलट्स वाला मसला है, वो कह रहे हैं कि जी देखें, हालांकि मैं ये बता भी रहा हूँ कि सिविल एविएशन की ये पोजीशन है, आगे उन्होंने भेजा है, कुछ उसके अंदर इश्यूज थे, लेकिन फवाद साहब ये कह रहे हैं कि भाई हमारी गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि अगर हमें कहीं पर कोई इश्यूज नजर आएंगे तो हम उसको पब्लिकली डिस्कस भी करेंगे, सामने रखेंगे, रिफॉर्म्स करने के लिए, बेहतरी लाने के लिए हम उस पर बात करेंगे। हमें इस बात का खौफ नहीं है कि उसका आउटकम या रिजल्ट क्या निकलता है या जो है वो इश्यूज या प्रॉब्लम्स क्या फेस करनी पड़ती हैं। दूसरी तरफ आप लोग कह रहे हैं कि सब गलत साबित हो गया, इस्तीफा दें वजीर आजम। देखिए वासी साहब, एक ही प्रोग्राम में तो दो बातें नहीं हो सकती ना। एक ही प्रोग्राम में तो आप नहीं कह सकते कि हम कुलभूषण यादव के ऊपर तो बात नहीं करेंगे लेकिन पायलटों पे बात करेंगे, ये कैसे हो सकता है? यानी अगर दोनों कौमी मसाइल हैं तो आप एक पे बात करेंगे और एक पे खामोशी से ऑर्डिनेंस निकालेंगे और उस पर बात नहीं करेंगे और वो फिर ले भी नहीं करेंगे ना सेनेट में ना या नेशनल असेंबली में। तो फैसला कर लें कि आप किसी अहम मामले को पब्लिकली डिस्कस करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। एक तो ये हो गया नुक्ता। अब दूसरी बात, ये जो अभी थोड़ी देर पहले बात हुई कि पायलटों के लाइसेंस जाली हैं, आपने अंग्रेज़ी पढ़ी है और बहुत से आपके सामीन अंग्रेज़ी जानते हैं, आप उर्दू में ट्रांसलेशन भी चला दीजिए कि CAA सिविल एविएशन ने जो ख़त लिखा है उसमें क्या लिखा है लाइसेंसेस के हवाले से। सर उन्होंने तो सारे लाइसेंस क्लियर करार दिए हैं। उन्होंने ये जी एग्जैक्टली। तो फिर मेरे भाई जो ये बात कर रहे हैं ना, मैं आपको इसका हवाला देता हूँ कि इस हुकूमत का तर्ज क्या है। ये बिल्कुल वही बात, आपको याद है एक दफ़ा ये ब्रिगेडियर की टेप की बात करते थे, फिर इन्होंने 35 पंक्चर्स की बात की, फिर इन्होंने बात की फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम साहब के मुतल्लिक, फिर इन्होंने जस्टिस वजीउद्दीन साहब के मुतल्लिक बात की, फिर आपको याद होगा इनको एक मुबारकबाद का फ़ोन आया था अमेरिका से। अमेरिका कह रहा था हमने टेररिज्म पे बात की, पाकिस्तान ने कहा नहीं। अमेरिका ने कहा कि हम रिलीज़ करते हैं, पाकिस्तान ने कहा नहीं हम बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। फिर आपको याद होगा एक फ्रांसीसी सदर के फ़ोन का मामला चला था कि फ़ोन आया, प्राइम मिनिस्टर ने कहा मैं नहीं सुनता इसका फ़ोन, मैं इस वक्त मसरूफ़ हूँ। उसकी भी हकीकत आपके सामने आ गई। फिर आपको याद होगा कि एक दफ़ा पोम्पियो साहब यहाँ पर आए हुए थे, तो जो पाकिस्तान ने इलामिया जारी किया और जो उन्होंने किया वो दो अलग-अलग थे। उन्होंने जाके भारत में किया फिर पाकिस्तान का जवाबी इलामिया। ये जो यू टर्न्स लेते हैं, या जिस चीज़ को मैं गलत बयानी कहता हूँ कि ख़त में कुछ लिखा है, स्पिन उस पर कुछ दे रहे हैं, यानी ये समझते हैं कि अगर एक बात को घुमाया जाए और घुमाया जाए और घुमाया जाए और बाहर कुछ बात की जाए और अंदर कुछ बात की जाए तो इतनी की जाए कि किसी को आखिर में पता ना चल सके कि लिखा क्या है। अंग्रेजी लिखी है, उसमें कहा है कि ये जाली नहीं है। अब बात ये है, मैं इस मामले में हुकूमत के साथ हूँ कि ये मुकम्मल तहकीक होनी चाहिए। हमारा एक जहाज़ गिरा है, उसके पायलट थे, अगर किसी भी जगह पे कोताही है, चाहे जहाज़ की है चाहे पायलट की है, तो वो सामने आनी चाहिए। लेकिन एक सलीका होना चाहिए ना, अगर किसी का वाकई लाइसेंस जाली था तो सामने आना चाहिए, और अगर लाइसेंस जाली नहीं था लेकिन इम्तिहानात जो थे वो अभी नहीं हुए थे, जो पाकिस्तान के पायलट की रिक्वायरमेंट है, बहुत से लोगों के बाहर के भी लाइसेंसेस होते हैं,
तो फिर ये बात इसी तरह रखनी चाहिए थी असेंबली में, इस तरीके से कि हमारे पायलटों के लाइसेंस जाली हैं, जिसके बाद अमेरिका ने फ्लाइट्स बंद कर दी, यूरोप के अंदर फ्लाइट्स बंद हो गई, यूनाइटेड किंगडम में बंद हो गई, यहां तक कि इथियोपिया ने फ्लाइट्स बंद कर दी। अब हमारी फ्लाइट्स जा किधर रही हैं? यानी ऐसी आपने बात की जो बाद में खुद अब आप खत लिख लिख के उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और आपसे वो खत्म नहीं हो पा रही, तो आप किसी मतानत के साथ हुकूमत चलाएं ना, कंटेनर से नीचे उतर आएं। आप अभी भी कंटेनर पे खड़े हुए हैं कि मैं नहीं छोड़ूंगा और मैं ये कर दूंगा और जनाब 35 पंक्चर लग गए। ये 35 पंक्चर नहीं है, आप स्टेट्स क्राफ्ट कर रहे हैं। इस स्टेट्स क्राफ्ट के बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हैं। आप जो बयानात देते हैं उसके जरिए PIA पूरी ग्राउंड हो गई है। आप जरूर तहकीक करें, मगर ऐसे सियासी बयान हर चीज का जवाब, यानी चीनी महंगी हुई माफिया, हमने कहा बिल्कुल माफिया, वैसे आपके दाएं तरफ बैठे हुए थे वो चीनी वाले। फिर आपने कहा आटा महंगा हुआ माफिया, वो आपके बाएं तरफ बैठे हुए थे, हमने कहा चलें वो भी ठीक है। फिर दवाएं महंगी हुई 300 से 400 गुना, आपने कहा माफिया, वो आपके पीछे खड़े थे, आपने उनको हटा के सेक्रेटरी जनरल बना दिया पार्टी का, चले हमने वो भी आपसे बर्दाश्त कर दिया। फिर आपने कहा स्कूल वाले भी माफिया, फिर आपने कहा अस्पताल वाले भी माफिया, फिर आपने कहा पेट्रोल पंप वाले भी माफिया, फिर आपने कहा बिजली वाले भी माफिया। ओ भाईजान, कौन है जो माफिया नहीं है? जिधर आपकी कोताही होती है आप किसी और को माफिया बना देते हैं। एक आखिरी बात करूंगा, आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर साहब कहते थे, 2 साल से अब प्राइम मिनिस्टर हैं, कि अगर वो फला मुल्क वहां पे कश्ती डूब जाए तो प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर देता है। वो क्या बात थी? इधर जहाज गिर गया, लोग जल गए, आपकी हुकूमत में जले। जिन पायलट्स के लाइसेंसेस की आप बात कर रहे हैं, ये लेटर 1 साल पहले आया है, आपने 1 साल से उस लेटर पे क्यों इन्वेस्टिगेशन नहीं की? क्यों जहाज गिरा? हमारी हुकूमत में गिरता हम जरूर जिम्मेदार होते, जहाज भी आप गिराएं तो जिम्मेदार पिछली हुकूमत। ट्रेन रोज टकरे मार रही है, बाज दफा एक दिन में 2-2 टकरे मारती है, उसकी भी जिम्मेदार पुरानी हुकूमत। लेकिन वो कोरिया की मिसाल दे रहे थे ना कि वहां कश्ती डूब जाए तो वज़ीर आज़म, लेकिन वो मसला उसमें यह है कि उसमें पिछली हुकूमतें जो हैं वो करप्ट नहीं थी ना, इसलिए वो कश्ती नहीं, वो कश्ती उन्होंने नहीं बनाई थी, राइट? इसलिए वज़ीर आज़म जो है वो इस्तीफा दे दी। कोरिया की हुकूमत में पहली दफा कश्ती चली थी, पहली दफा कश्ती बनी थी, पहली दफा चली थी, वो डूब गई, वजीर आजम ने दे दिया। अरे भाई, कश्तियां कई सौ साल से चल रही हैं, मगर जिसकी हुकूमत में डूबी उसने इस्तीफा दिया था, ये कहा था। आपकी हुकूमत में जहाज गिर गया, कम से कम रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लें। एक ब्रेक के बाद पूछते हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेते हैं या पिछली हुकूमत ने गिराया है जहाज? एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। फवाद साहब, वो जो लेटर लिखा गया था 1 साल पहले, फिर वो बोर्ड ऑफ इंक्वायरी जो बना था, ये लिस्ट तो 1 साल पहले से थी मौजूद, तो फिर इनको 6-6 महीने बाद रिन्यू क्यों करते रहे? आपकी गवर्नमेंट को चाहिए था इनके ऊपर एक्शन किया जाता। देखिए, पहली बात तो यह है कि जिस तरह से आपने देखा, एक तो डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब में और कायरा साहब में है कि वो बात इतनी लंबी करते हैं कि उसका आर्गूमेंट ही उनका खत्म हो जाता है कि वो आखिर उनका आर्गूमेंट है क्या। अब मसलन तो मुसद्दिक मलिक साहब ने शुरू किया कि मैं तो हुकूमत को सपोर्ट करता हूँ इस इंक्वायरी में, और ये बिल्कुल सही बात थी, उनको करना भी चाहिए था। और बाद में जाके उन्होंने क्या पोजीशन ली, मुझे तो फ्रैंकली कोई समझ नहीं आई। मैंने कहा सलीके से करें। अब नहीं, सलीका क्या है? मिसाल के तौर के ऊपर अगर जो सिविल सलीका ये है कि गलत बयानी ना करें सर, गलत बयानी ना करें सर, जिससे पूरी PIA डूब जाए या गारत हो जाए। सलीके से इन्वेस्टिगेशन करें, सजा दें लोगों को, लेकिन वो बात ना करें कि जाली लाइसेंस है और फिर बोलें कि नहीं है, फिर बोले कि है, फिर बोले कि नहीं। मैं ये बोर्ड ऑफ इंक्वायरी जो बना था, बल्कि हाई कोर्ट ने तो ये स्ट्राइक डाउन कर दिया था इसको, और बल्कि इसका जो बोर्ड बना था उसमें तो सेक्रेटरी मैरीटाइम अफेयर्स जो है वो मौजूद थे, हालांकि ये तो था एविएशन से रिलेटेड। लेकिन बहरहाल दैट बीइंग सेड, 6 महीने बाद लाइसेंस रिन्यू होते हैं, वो तो 1.5 साल तक फिर ये काम चलता क्यों रहा? आखिर उस वजारत ने कुछ करना था ना। आप भी फवाद साहब अपनी मिनिस्ट्री में कई ऐसी चीजें कर रहे हैं जो सालों नहीं हुई, तो ये तो इन चीजों पे तो तवज्जो दी जा सकती थी, बजाय इसके कि जहाज गिरने का इंतजार किया जाता। देखिए, ये जो इंक्वायरी रिपोर्ट है, ये जो अभी इंक्वायरी बनी है, ये तो 1.5 साल से पेंडिंग नहीं है। ये तो मेरा ख्याल है ये 262 की लिस्ट वही है जो बोर्ड ऑफ इंक्वायरी ने 1.5 साल पहले दी थी। लिस्ट वही है, वही लिस्ट है, 1.5 साल पुरानी है। हो सकता है वो इंक्वायरी, लेकिन ये जो मौजूदा इंक्वायरी जिन्होंने कंप्लीट की है टीम ने, ये 2 साल पुरानी नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं एक्टली वही कर रहे हैं जो जिस तरीके से आपने कहा ना आदिल अब्बासी साहब, एक्चुअली आप जो बात कर रहे हैं वो गलत बात कर रहे हैं। मुसद्दिक मलिक साहब जो बात कर रहे हैं वो दुरुस्त बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तरीका कार इख्तियार करना चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, उसके बाद लीगल प्रोसेसेस होने चाहिए और उसके बाद होना चाहिए। और मैंने क्या गलत बात की है?
आपने कहा कि नहीं इतना टाइम इसमें क्यों लग रहा है, आपने तो कहा कि बंदा पकड़ो फड़का दो, ये नहीं होता। 1.5-2 मैंने साल तो हो ये गए कहा ही हैं नहीं, फवाद मैं भाई। तो 1.5 साल आपसे कह रहा हूँ, 1.5 साल पहले ये लिस्ट आई थी, इसी लिस्ट को आपके वजीर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पेश किया है। बात पूरी सुन लेना, जी बात जी, पूरी। अब जरा देखिए, क्लियर तो तरीका करो जो- ना जी। बात अगर आप जल्दी वाली बात मुसद्दिक मलिक साहब और कायरा साहब को भी कह देना तो आपका टाइम बच जाता है, क्योंकि लोग बड़ा बोर हुए हैं। सेकंड वीक में आप देखिएगा आपकी रेटिंग भी गिर रही होगी। नहीं, मैं रेटिंग की मैं परवाह नहीं करता। नहीं वो परवाह किया करें ना, हर प्रोफेशनल आदमी को अपनी- रेटिंग आपकी वो तो गवर्नमेंट की हमारे गिर रही है, आने से आप गिर ही परवाह नहीं जाती कर रहे। है। दूसरी बात ये है, नहीं मैं तो परवाह कर रहा हूँ, मैं तो आपको पता है, मैं तो पॉइंट आउट करता हूँ कि मेरे नजदीक रेटिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट तो आपकी गवर्नमेंट की रेटिंग गिर रही है ना? है। अगर लोगों में रेटिंग्स गिर रही हैं तो उसका एहतियात करनी चाहिए, हर एक को एहतियात करनी चाहिए, चाहे वो टीवी हो, चाहे गवर्नमेंट हो, टीवी, चाहे मेरी दूसरी हो। टीवी की खैर है, ठीक है, आप फिक्र ना करें। अच्छा, दूसरी जो बात है ना, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो तरीकाकार कानून में लिखा हुआ है उस तरीकाकार के मुताबिक जो है वो कार्रवाई की गई। जो लोग सही थे उनको कहा गया कि वो सही है, जो लोगों के बारे में शक था उनको सस्पेंड किया गया, जिन लोगों के बारे में यकीन हो गया, मुकम्मल हो गया, उनको डिसमिस कर दिया गया। ये तरीकाकार है और हर मुहज़्ज़ब मुल्क में यही तरीकाकार होता है और यही तरीकाकार यहाँ पर जो है अपनाया गया है। अब इसकी जो बड़ी बात है वो ये है कि जो आपने कहा कि मिनिस्टर्स इस्तीफे क्यों नहीं दे रहे, मिनिस्टर्स इस्तीफा इसलिए नहीं दे रहा कि मिनिस्टर ने ये आकर के ये पहला मिनिस्टर होगा या पहली गवर्नमेंट होगी जिसने अपनी तमाम इंक्वायरीज कराई, उनको पब्लिक किया, उनको लोगों के सामने रखा और कहा कि ये हकायक है, ये हुआ और इसके मुताबिक जो है वो ये हुआ। अब डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब के हम किसी शौक में